आज हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इसके बारे में जानेंगे कि होता क्या है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है उसके बाद एक पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनती है। तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीएफ और एससीएफ के बारे में। एससीएफ इन द सेंस के स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से आपको जैसे पता है कि पॉलिसीज आई हैं। 1968 में पहली पॉलिसी आई, 1986 की पॉलिसी आई, 1986 की पॉलिसी को रिवाइज किया गया, उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसको 1992 में हुआ था। और अभी जो पॉलिसी आई हमारी 29 जुलाई 2020 को पॉलिसी आई जिसको राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। और जब भी एजुकेशन की पॉलिसीज बनती हैं तो उसके बाद हमारे स्कूल के जो सिलेबस है उसमें किस तरह का करिकुलम दिया जाए, टीचर्स की ट्रेनिंग कैसी हो, टीचर्स का टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस क्या हो, या किस प्रकार के स्कूल के अनुभव दिए जाए, उसके लिए करिकुलम बनता है। और उस करिकुलम को बनाने के लिए जो एक रूपरेखा तैयार की जाती है उसको पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। ये रूपरेखा दो स्तर पर बनती है। एक रूपरेखा होती है जो सेंटर पर बनता है, राष्ट्रीय स्तर पर बनता है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये पूरे देश का होता है। और दूसरा जो स्टेट का होता है, हर स्टेट अपना अपना एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाता है, उसको कहते हैं एससीएफ। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको एनसीएफ कहते हैं पूरे होल कंट्री के लिए होता है। और इसमें एनसीईआरटी जो कि 1961 में जो बना था, एनसीईआरटी उस वक्त उसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो एनसीईआरटी का काम यह है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए। और स्टेट का जो करिकुलम फ्रेमवर्क होता है वो स्टेट बनाता है। और हमारे झारखंड में स्टेट के लिए जेसीईआरटी है, जेसीईआरटी एससीएफ को बनाया। अब इसमें हम देखते हैं कि जो पॉलिसी आई सबसे पहले 1968 की जो पॉलिसी आई, 1968 की पॉलिसी आई और उसके बाद उसके लिए करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया 1975 में, एनसीएफ बना 1975 में। उसके बाद 1986 की पॉलिसी आई, सेकेंड पॉलिसी जिसको कहते हैं। और उसके बाद करिकुलम जो बना इस एनईटी के बाद 1986 की जो पॉलिसी आई उसके बाद 1988 में एक करिकुलम फ्रेमवर्क बना। और 19 जैसे कि हम सबको पता है कि 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत कुछ बदलाव लाए गए 86 की पॉलिसी में। और उसी बीच में यशपाल समिति की जो रिकमेंडेशंस थे, लर्निंग विदाउट बर्डनिंग की भी बात आ रही थी। तो इन सब चीज़ों को देख करके 2000 में भी एक करिकुलम फ्रेमवर्क बना था। 2000 के जो करिकुलम फ्रेमवर्क थे उसमें कुछ बदलाव लाया गया। जो रिकमेंडेशन लर्निंग विदाउट बर्डन के जो रिकमेंडेशन यशपाल कमेटी के थे उसमें कुछ बदलाव ला करके 2005 में भी एक करिकुलम फ्रेमवर्क आया। जो 2005 का जो करिकुलम फ्रेमवर्क है जिसमें आप लोग अभी तक उसी पे काम कर रहे हैं। 2005 का जो करिकुलम फ्रेमवर्क था वो उसमें 21 पोजीशन पेपर्स की बात काम हुआ था। और इसकी 21 पोजीशन पेपर्स की बात को ध्यान में रख करके वो 2005 का जो करिकुलम फ्रेमवर्क बना था। और अभी हमारी 2020 की पॉलिसी आई है तो 2022 में एक्सपेक्टेड है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ जाए। तो ये देखना है मुझको कि ये जो फ्रेमवर्क है ये पिछले फ्रेमवर्क से अलग कैसे है। पहले जितने भी फ्रेमवर्क बने, ये जो जितने भी फ्रेमवर्क है वो एक तरह से टॉप डाउन के फ्रेमवर्क के केस में थे। मतलब टॉप डाउन का सेंस ये था कि सेंटर से कोई चीज बनाती और वो टॉप डाउन के अप्रोच से था। टॉप डाउन के अप्रोच में था कि सेंटर में 21 पोजीशन पेपर्स है, जितनी पोजीशन पेपर्स हैं उन पोजीशन पेपर्स को बना करके और उसकी बुनियाद पे उसके एनसीएफ बने। और एनसीएफ को सारे स्टेट में कहा गया कि आप अपनी एनसीएफ की बुनियाद पे अपने अपने स्टेट में अपना सा करिकुलम बनाइए, अपनी किताबें बनाइए, अपने सिलेबस बनाइए। इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। और अभी जो अप्रोच है वो अप्रोच है इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन। बॉटम अप अप्रोच के तहत क्या हुआ कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको कहा गया कि 25 पोजीशन पेपर्स हैं, उन 25 पोजीशन पेपर्स में आपकी क्या पोजीशन है, आपके स्टेट में किस प्रकार के अनुभव बच्चों को प्रदान किए जाए स्कूल में,
आपके स्टेट की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्थिति जो जितनी है, कल्चरल स्थिति है, उनको ध्यान में रख करके आप इन 25 पोजीशन पेपर्स पे अपनी राय दीजिए। जब सारे स्टेट अपनी राय दे देंगे तो वो सेंटर उनकी बुनियाद पे एक करिकुलम बनाएगा जो एनसीएफ कहलाएगा, और उस एनसीएफ को स्टेट को दिया जाएगा कि स्टेट को बताया जाएगा कि आप उसको अडॉप्ट कीजिए या अडॉप्ट कीजिए। मतलब जितना जो एनसीएफ ने बनाया है उसको अपने स्टेट में आप अडॉप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, या उसी के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दो चीजें हैं। तो हम देखते हैं कि एनसीएफ 2005 है, उसमें क्या ये आपकी बात आई है कि एज एनसीईआरटी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1961 with one of the major mandates of developing curricular material in the area of school education। तो पहला जो बना था हमारा एनसीएफ बना था, developed its first curriculum framework brought out in 1975। उसका टाइटल था the curriculum of the for the 10 year of school education, a framework in 1975। पहला फ्रेमवर्क उस टाइटल से बना, जो कि नेशनल एजुकेशन कमीशन का जो रिकमेंडेशन था 66 में, उसकी बुनियाद पे, जो कोठारी कमीशन इसको कहते हैं, उसकी बुनियाद पे ये फ्रेमवर्क बना। देखते हैं दूसरा फ्रेमवर्क ये हुआ था कि 1980 मैंने आपको पहले बताया कि 1986 की जो पॉलिसी आई थी, एज ए फॉलो अप ऑफ द एनपीई 1986, एनसीईआरटी ब्रॉट आउट अनदर करिकुलम फ्रेमवर्क टाइटल्ड द नेशनल करिकुलम for elementary and secondary education, a framework in the year 1988, which had placed much importance to the common core suggested by the NPE 1986। common core जो है पूरे राष्ट्र का एक ऐसा कोर, कॉमन कोर की बात की गई जो सारे वो कोर, वो करिकुलम पूरे राष्ट्र के जितने भी स्कूल हैं या स्टेट हैं उसमें वो बात जानी चाहिए। एक कॉमन कोर की बात आई थी एनपीई में, उसको ध्यान में रख करके 1988 की जो पॉलिसी बनी थी। नेक्स्ट जो पॉलिसी आई जो 2000 में आई, इन द ईयर 2000 अनदर करिकुलम फ्रेमवर्क टाइटल्ड द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2000 वाज ब्रॉट आउट। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कम्युनिकेटेड टू द डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी द नीड टू रिव्यू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन। मैंने आपको पहले बताया था कि लर्निंग विदाउट बर्डन कि जो 1993 में जो रिकमेंडेशन थे यशपाल कमेटी के, उसको ध्यान में रख करके वो कहा गया कि आप जो 2000 के जो फ्रेमवर्क है उसमें कुछ बदलाव लाइए। उस बदलाव को लाने के लिए 2005 में एक फ्रेमवर्क आया। 21 जो नेशनल फोकस ग्रुप्स थे वो उनके एरियाज कौन थे जो एनसीईआरटी 2005 को कराने में थे। करिकुलर एरियाज में टीचिंग ऑफ साइंस, teaching of mathematics, teaching of English, teaching of social sciences, teaching of Indian languages, habitat and learning, heritage craft, art, music, dance and theatre, ये करिकुलर एरियाज थे। उसके बाद नेशनल कंसर्न्स, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय जो चिंताएं हैं, उसमें था प्रॉब्लम्स ऑफ एससी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, जेंडर इश्यूज की बात थी, एजुकेशन ऑफ ग्रुप्स विद स्पेशल नीड्स, सीडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनके बाद उनको कैसे एजुकेशन दिया जाए, पीस एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात, ईसीसी की बात करते हैं, आंगनबाड़ी या बालवाड़ी का उसकी बात थी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वर्क एंड एजुकेशन। ये नेशनल कंसर्न से कुल मिला के 15 हुए। और आगे 6 पॉइंट जो थे वो सिस्टमिक रिफॉर्म्स के थे कि संस्थागत क्या सुधार किया जाए, संस्थाओं में क्या सुधार किया जाए। वो था एम्स ऑफ एजुकेशन, सिस्टमिक रिफॉर्म्स फॉर करिकुलम चेंज, करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, टीचर एजुकेशन फॉर करिकुलम रिन्यूअल, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो कुल मिलाकर 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स ने 21 पोजीशन पेपर्स तैयार किए। उसकी बुनियाद पर, उन पोजीशन पेपर्स की बुनियाद पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अब हम देखते हैं क्या कि अभी जो हमारा 2022 जो एक्सपेक्टेड है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें क्या है, उसके लिए क्या क्या गया है, कि एनसीईआरटी की जरूरत क्या क्यों आती है। The key goals for the national curriculum framework are to promote a wholesome development of the child encompassing the academic, emotional, physical and emotional aspects, to enable the students to develop intellectual quotient by providing them varied opportunity। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो उद्देश्य होता है कि बच्चों में उसके एकेडमिक,
उसके न सिर्फ उसके संज्ञानात्मक पक्ष के बल्कि उसके भावात्मक पक्ष का को ध्यान में रखे होलसम, जिसको कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो बच्चों का, उस पर ध्यान रख करके बच्चों स्कूल में किस प्रकार के अनुभव प्रदान किए जाए, स्कूल में पेडागोजी क्या हो, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस क्या हो, उसको ध्यान में रखकर बनाने की बात की जाती है जब भी हम लोग करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करते हैं। तो आम होता क्या है, जो कोई पॉलिसी आती है जैसे NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको ध्यान में रख करके करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है। करिकुलम फ्रेमवर्क के बुनियाद पे हर स्कूल में किस प्रकार के करिकुलम दिए जा रहे हैं, हर विद्यालय करिकुलम तो होता है वो विद्यालय का होता है, तो किस प्रकार के करिकुलम दिए जाते हैं, फिर स्कूल के सिलेबस क्या होंगे, उसकी बुनियाद पर टेक्स्ट बुक क्या किस तरह की बनेगी, और टेक्स्ट बुक में किस पर किन लर्निंग आउटकम्स बात की हो जाएगी, टीचिंग लर्निंग के मटेरियल्स क्या दिए जाएंगे, ये सब बातें होती है। फुल स्केच होता है NEP करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। अब यहाँ हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की है तो 4 इंपॉर्टेंट एरियाज की बात की है। एक एरिया है स्कूल एजुकेशन, उसका करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा। दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे होगा, जिसको ECC कहते हैं, आंगनवाड़ी बालवाड़ी पे होगा। तीसरा होगा टीचर का एजुकेशन कैसे होना है, और चौथा अडल्ट एजुकेशन जिसको कहते हैं प्रौढ़ अवस्था। इन चारों पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा। इसको कह सकते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अडल्ट एजुकेशन। ये 4 बातें होनी है। अब इसमें है कि यहाँ जो बात आई है ना, आपको मैंने पहले बताया कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में 21 पोजीशन पेपर्स थे, लेकिन यहाँ 25 पोजीशन पेपर्स की बात की गई है। 12 पेपर जो पोजीशन पेपर्स हैं वो करिकुलम एंड पेडागोजी के रिलेटेड होंगे, जिसमें ये सब बातें आएंगी। 12 है, आप देख सकते हैं इसमें कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, करिकुलम एंड पेडागोजी, एजुकेशन इन सोशल साइंस, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन एंड computational thinking, language education, environmental education, health and well-being, reforms in examination and holistic progress. 5 क्रॉस कटिंग थीम्स हैं। 5 थीम्स जो है क्रॉस कटिंग है, इन द सेंस ये थीम्स जितने भी करिकुलर के एरियाज हैं उसमें ये थीम्स जाएंगे, ये सब में इनबिल्ट होता है। जैसे नॉलेज ऑफ इंडिया, वैल्यू एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, जेंडर एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर स्कूल एजुकेशन, ये सारे 5 इंपॉर्टेंट जो है क्रॉस कटिंग थीम्स हैं। और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ NEP 2020 है वो आपको टीचर एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर स्कूल्स, स्कूल गवर्नेंस एंड लीडरशिप, पब्लिकेशन ऑफ क्वालिटी टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल मटेरियल, लिंकिंग बिटवीन स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, अल्टरनेटिव बेस फॉर स्कूलिंग, इमर्जिंग रोल ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन। इस प्रकार 25 एरियाज हैं जिसमें पोजीशन पेपर्स लिखे जाते हैं। हर स्टेट को 25 दिया गया है कि इस पे आप अपने पोजीशन पेपर्स लिखें। ये पोजीशन पेपर्स जो है सारे स्टेट्स इन पोजीशन पेपर्स को भेजेंगे सेंटर के पास। सेंटर उन पोजीशन पेपर्स को क्या करेगा कि उन पे जो है अपने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का वो के पोजीशन पेपर्स तैयार करेगा, उसको कंपाइल करेगा, सबों को उसको समराइज करेगा और उसका 25 पोजीशन पेपर्स का तैयार करेगा। उन 25 पोजीशन पेपर्स की बुनियाद पे वो NCF बनेगा। अब NCF बनने के बाद ये 4 प्रकार के NCF बने, जिसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन। जब ये बन जाएंगे तो आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ ऑल द 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स, the states UTs will finalize their state curriculum framework by adapting or adopting, चाहे adapt कर ले इसको या adopt कर ले इसको, inputs from the final recommendation of NCF for their implementation in their states। जब सारे बन जाएंगे, NCF बन जाएगा, NCF 2022 जिसको एक्सपेक्टेड करते हैं कि बन जाएगा, तो सेंटर कहेगा कि आप सारे स्टेट्स को कि आप इसको देखिए, इसकी बुनियाद पे आपको अपने स्टेट का करिकुलम फ्रेमवर्क बनाना है। तो करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एडल्ट एजुकेशन। इस प्रकार के 4 फ्रेमवर्क बनेंगे। अब स्टेट ने क्या किया है, स्टेट ने सारे डिस्ट्रिक्ट को जितने भी डाइट है उन डाइट को डिपुट कर दिया है पोजीशन पेपर्स को लिखने के लिए, कि हर डाइट को अलग अलग पोजीशन पेपर्स में लिखने की बात की गई है। उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चंस हैं हर 4
सब पे, जैसे स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसके लिए 20 क्वेश्चंस, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके लिए 10 क्वेश्चन, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, इसके लिए 10 क्वेश्चन, और स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन, ये 10 क्वेश्चन। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन सेंटर ने दिए हैं स्टेट को कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट में इन क्वेश्चंस के भी आंसर्स लीजिए आप, और उस पर स्किलों को शामिल कीजिए, उस पर एसएमसीज को शामिल कीजिए, उस पर न्यू लिटरेट्स को शामिल कीजिए, उन पे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको शामिल कीजिए, उस पर एसएमसीज के जो सदस्य हैं या आपके पेरेंट्स हैं उनको शामिल कीजिए, आपके जो लोग इस मीडिया में हैं उनको शामिल कीजिए, टीचर्स को शामिल कीजिए, कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनको शामिल कीजिए। इस प्रकार ये सारे मिल करके इन 50 क्वेश्चन के जवाब देंगे। इसके साथ साथ हर डाइट की जिम्मेदारी दी गई कि डाइट भी किसी खास टॉपिक पे अपना राय दे। तो सब होने के बाद सब स्टेट में जाएगा और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो क्वेश्चन दिए गए हैं 50 क्वेश्चन की बात की गई है, वो सारे क्वेश्चन जाने के बाद वो जाएगा स्टेट में, स्टेट में क्वेश्चन को भेजेगा सेंटर में, और उसके साथ साथ जितने जो फोकस ग्रुप्स हैं 25 जो फोकस ग्रुप्स हैं उनके रिकमेंडेशन सारे स्टेट से जाएंगे सेंटर में, तब बनेगा एनसीएफ। और वो एनसीएफ अब स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि एनसीएफ को चाहे तो अडॉप्ट करे या उसको अडॉप्ट करे। इस प्रकार हमने देखा कि एनसीएफ बनने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें एक जो प्रोसेस चला है ये, इसको कहते हैं बॉटम अप टॉप डाउन, मतलब नीचे से जितने भी हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट के इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाहे जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको लेकर के एक राय ली जा रही है लोगों की, और कहा जा रहा है कि आप किस प्रकार के अनुभव देना चाहते हैं अपने बच्चों को, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो विश्व के गुरु बन सके, पूरे दुनिया को लीड कर सके, उनको किस प्रकार की जो है उनको शिक्षा दी जाए। और जब ये जाएगा सेंटर में, सारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर को स्टेट को भेजेंगे, स्टेट को सेंटर को भेजेगा, सेंटर अपना करिकुलम फ्रेमवर्क बना करके फिर डिस्ट्रिक्ट स्टेट के सामने रखेगा कि अब आप अपने स्टेट के हिसाब से अपने करिकुलम का फ्रेमवर्क कीजिए। आई थिंक कि आपको इसकी समझ बन गई होगी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कैसे बनता है और उसको कैसे स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, करिकुलम फ्रेमवर्क हमें क्या से हमारा क्या उद्देश्य होता है। धन्यवाद।